हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 और हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं जहां पर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने पहले देख चुके थे 3 बॉन्डिंग। आज हमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ठीक है, तो देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए कि हम जब बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा। नाम से ही ऑब्वियसली कि जो हाइड्रोजन रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा। पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम का जब आप कोई दूसरे एटम के साथ जो यानी कि जो नेगेटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बन गया। तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे, पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के साथ जो हम बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है 2 टाइप की। एक हो गई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहेगा? इंट्रामॉलिक्यूल यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल रहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बनेगा विद इन द वन मॉलिक्यूल, वन सिंगल मॉलिक्यूल जो रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल का। अब इथिलीन ग्लाइकोल में देख लीजिए CH2OH CH2OH, तो ये OH का यानी कि एक अल्कोहलिक ग्रुप OH का दूसरे अल्कोहलिक OH ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो डॉटेड लाइन से बॉन्डिंग बनाई हुई है ना हमने, तो दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन क्या रखता है? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन क्या रखेगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है बॉन्ड को, तो दैट इज अवर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहेगा? A hydrogen bond present between two like or two unlike molecules represent intermolecular hydrogen bond। अब ये 2 अलग अलग एटम्स के बीच में रहेगा। हमने पहला देखा इंट्रामॉलिक्यूलर, तो वहाँ पर कैसा था? 2 हमने विद इन द वन मॉलिक्यूल देखा। अब इंटर में क्या रहेगा? बाहर वाले यानी कि दूसरे एटम के साथ हम क्या करने वाले हैं? बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो वो जो बॉन्ड बनेगा अदर सेकेंड अलग एटम के साथ जो हम बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। तब एग्जाम्पल देखिए इसमें कि हम क्या करते हैं, NH3 जो मॉलिक्यूल है ना हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल, वहाँ से हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लेते हैं वहाँ पे, यानी कि NH बॉन्ड ले लेते हैं एक, ठीक है, और एक HCl ले लिया हमने। और एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड में ये बॉन्ड देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो कैसी रहेगी? देखो HF, ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया। फिर दूसरा वाला देखो HF, ठीक है, ये एक अलग अलग मॉलिक्यूल हो गया हमारा। फिर देखिए आप, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, फिर ये हमारा तीसरा मॉलिक्यूल और ये हमारा चौथा मॉलिक्यूल। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो HF है ना उसके साथ क्या करते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं। वो कैसी बनेगी देखो, अब ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है, ये HF वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके पास है पॉजिटिव चार्ज। वो क्या कर रहा है? ये फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। डॉटेड लाइन से जो बॉन्ड बनाई हुई है ना हमने, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर क्या करेगा हमारा, ये वाला है हाइड्रोजन, देखो ये क्या कर रहा है? इस वाले फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। फिर यहाँ पर ये वाला देखो हमारा HF, ये भी क्या कर रहा है? डॉटेड लाइन से इस फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये बॉन्डिंग कैसे रहेगी? 2 लाइक और अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस तरह से क्या करेगा? ये बॉन्डिंग बनाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है हम वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इंक्रीजेस। अब बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर रहेगी तो
तो देखिए कि एक हम अभी जैसे हमने एग्जाम्पल देख के आया है एच एफ का, वहाँ पर क्या कर रहा था, एक एच एफ दूसरे एच एफ के साथ क्या कर रहा था, एक बॉन्डिंग बना रहा था। फिर वो एच एफ ने क्या किया, तीसरे एच एफ के साथ बॉन्डिंग बनाई। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ही अंदर एक चेन बनाते चल रहे हैं। तो जब आप उस लिक्विड को हीट करोगे तो वो जो चेन को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट को और बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपको वो चेन ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। चलिए देखते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। अब विस्कोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, तो देखिए जैसे अभी फिर हमने जो एच एफ वाला एग्जाम्पल लिया, जो चेन बनते जा रही थी, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो रहा है, उनका बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या होते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आसपास आते जाएंगे, है ना। तो वो और ज़्यादा उनकी विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनकी जो होती है स्ट्रक्चर्स वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, ठीक है। चलिए अब, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का और थर्मल एनर्जी का क्या रिलेशन है, ये देख लेते हैं। तो देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर बढ़ेगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अगर बढ़ती है, जैसा वो अगर इंक्रीज़ होते जा रही है, तो किस में इंक्रीज़ होते जा रही है, देखिए हमने क्या किया, गैस लिया, गैस से लिक्विड की तरफ इंक्रीज़ होगी, फिर लिक्विड से सॉलिड की तरफ इंक्रीज़ होगी, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते जाएंगे, वहाँ पर बढ़ते जाएंगे। ये वाला पॉइंट हमने हमारे पहले लेक्चर में ही बहुत डिटेल में पढ़ा है कि बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्पैक्ट वाला है। गैस में जो है बहुत ही दूर दूर होते हैं लिक्विड, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहाँ पर बहुत ही कम होता है, और लिक्विड में जो है वो कि मॉडरेट रहेगा। तो वैसे अगर ये इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा, गैस, सॉलिड और लिक्विड ये वाले डायरेक्शन में अगर वो बढ़ता है, तो दैट मीन्स थर्मल एनर्जी क्या होते जाएगी, वहाँ पे डिक्रीज होते जाएगी। अपोजिट रिलेशन रहेगा, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये याद रखिए, एमसीक्यूज वगैरह में या 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रिलेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी अगली बॉन्डिंग, जो कि लास्ट बॉन्डिंग है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब ये लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वो, ये इनके साइंटिस्ट के नेम पे रखी हुई है कि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और इनर्ट गैसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके लिए इनको लंडन डिस्पर्शन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स भी बोला जाता है। अब इसको एक और नाम है, यानी कि वंडरवॉल फोर्सेस भी बोला जाता है। अब ये जो है जर्मन फिजिशिस्ट जो था फ्रिट्ज लैंडन, 1930s में इसने जो है ये एक आइडिया बताया था कि दैट इज़ मोमेंट्री डाइपोल वहाँ बनता है, कहाँ पे, जहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। इन्होंने जस्ट एक आइडिया दिया था जिसकी वजह से हमको लंडन डिस्पर्शन फोर्स को पढ़ना है। तो देखिए हम पढ़ते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो होता है कि दिस फोर्सेस डिपेंड अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एटम्स और अ मॉलिक्यूल। इट इज़ द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो कि उनके पोल्स पे डिपेंड होता है, यानी कि पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है एटम्स की और मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। अब इन जनरल ऑल द एटम्स एंड अ मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस दिस फोर्सेस ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फोर्स है, ये जो बॉन्डिंग बनेगी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लेने और देने में, इलेक्ट्रॉन के मूव्स होने में जो हमारे चार्जेस डेवलप होंगे, यानी कि जो पोलराइजेबिलिटी जो डेवलप्ड होगी, उसकी वजह से ये फोर्स क्या होता है, डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो चलिए, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम इज असिमेट्रिकल रिजल्टिंग इन अ शॉर्ट लाइफ डाइपोल मोमेंट। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो एटम में होता है वो ऑब्वियसली वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, असिमेट्रिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पर क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट बन जाता है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का चेंज तो होता ही जाएगा बॉन्डिंग के अंदर। तो द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज, यानी कि मॉलिक्यूलर साइज और एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो दैट मीन्स लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम और अ मॉलिक्यूल, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी वहाँ पर। तो ये टोटली जो है इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करने वाला फोर्स है,
ठीक है। दिस मोमेंट्री डाइपोल ऑन वन एटम इंड्यूसेस मोमेंट्री डाइपोल्स ऑन नेबरिंग एटम रिजल्टिंग इन अ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये क्या करता है कि अगर एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट रहेगा उसकी वजह से उसका जो असर होता है ना, वो दूसरे वाले जो एटम होगा, उसके पड़ोसी वाला जो एटम होगा ना, उस पर उसका क्या होगा, डाइपोल का इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, वो उसके अट्रैक्शन में आ जाएगा। यानी कि अगर आप सपोज कीजिए कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो आसपास के भी जो एटम्स रहेंगे उनके पास भी क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के असर में रहते हैं। और अगर आप वो फील्ड को हटा दो वहाँ से, तो वो आसपास के एटम्स के पास की भी मैग्नेटिक जो उनका अटेंशन रहेगा, जो मैग्नेटिक के फील्ड के जो इफेक्ट में रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर एक जो डाइपोल मोमेंट होता है किसी एटम का, उसकी वजह से उसका जो इफेक्ट रहेगा दूसरे एटम के ऊपर, वो कैसा रहेगा, बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग के लिए रहेगा। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो फोर्स बनेगी दैट इज़ लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और ये बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में। हमने अभी तक ये जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखे, देखिए हमने पहले देखा था आयरन डाइपोल वाला, तो उनकी स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज़ मॉडरेट। अब इनकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए तो अकॉर्स बिटवीन द आयंस एंड अ पोलर सॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा आप। अब उसके बाद हमने देखा था डाइपोल वाला फोर्स, तो वो कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है। वो किस में होता है, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होता है। फिर हमने अभी देखा लंडन डिस्पर्शन कैसा रहेगा, बहुत ही वीक होगा, और वो किसके बीच में रहेगा, बिटवीन द ऑल मॉलिक्यूल्स, स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन साइज एंड पोलराइजेबिलिटी, जो कि अभी हमने देखा। फिर हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कैसी होती है, मॉडरेट होती है, और वो किस में प्रेजेंट रहेगी, अकॉर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स विद द OH NH and HF बॉन्ड। ठीक है। चलिए, हो गया हमारा कंप्लीट कंपैरिजन। थैंक यू।